हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 11 द ह्यूमन आई। आज हमें स्टार्ट करना था परसिस्टेंस ऑफ विजन से। इससे पहले हम आई की फंक्शनिंग, उसकी वर्किंग और उसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में जान के आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। तो परसिस्टेंस ऑफ विजन का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जब भी हमारे सामने कोई इमेज आती है तो वो एकदम से डिसअपियर नहीं होती। मतलब जैसे मान लो आपके सामने कोई चीज रखी है, मान लो एक पेन रखा है या कुछ भी रखा है, अब आप उसे देख रहे हो। अगर आप एकदम से अपनी नजर हटा ले तो क्या ऐसा होता है कि वो आपको एकदम से दिखना बंद हो गया? ऐसा नहीं होता। कुछ मिली सेकंड के लिए, मतलब बहुत ही कम टाइम के लिए वो इमेज फिर भी आपके ब्रेन में, मतलब आपकी आंखों के सामने रहती है। वो टाइम होता है 1/16 ऑफ अ सेकेंड। और इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है। द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई डजंट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली। मतलब ऐसा नहीं है कि बनने के बाद वो एकदम से चली जाती है। अगर हमने वहां से अपनी नजर हटा ली या फिर हमने एकदम से मुंह दूसरी तरफ कर लिया तो ऐसा नहीं है कि वो इमेज एकदम से गायब हो जाएगी। उसका जो इम्प्रेशन है वो रहेगा अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड, मतलब एक सेकेंड के 1/16 तक वो रहेगा आफ्टर द रिमूवल ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर हम ऑब्जेक्ट हटा भी देते हैं तो जैसे कि अगर आप अपने अपनी आंखों के सामने अपने हाथ को लेके आओ और उसे बहुत तेज आगे पीछे मूव करो, या फिर ऊपर फैन को देखो, फैन जब घूम रहा है तो क्या हो रहा है, हमें उसकी सिर्फ 3 या 4 पंखुड़ियां तो नहीं दिख रही ना, हमें कैसा दिख रहा है, वो पूरा रोल होता हुआ दिख रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि उसकी जो स्पीड है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड से ज्यादा है। ठीक है। तो इसीलिए वो हम जो उसकी इमेज हमें दिख रही है वो 1/16 ऑफ अ सेकेंड के बाद भी हमें दिख रही है, जिससे ऐसा लग रहा है कि वो एक पूरा सर्कल बना रहा है। जस्ट अगर आप फैन को देखोगे तो ऐसा लग रहा है पूरा सर्कल बना रहा है, जबकि असल में क्या है, सिर्फ वहां पे 3 विंग्स घूम रही है। तो इसी को हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। दिस कंटिन्यूएंस ऑफ सेंसेशन ऑफ विजन इज कॉल्ड परसिस्टेंस ऑफ विजन। मतलब ये जो कंटिन्यूएंस में हमें सेंसेशन हो रहा है, मतलब हम देख पा रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, उसके हटने के बाद भी, उसे हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। काफी इजी है। बस आप फैन का एग्जांपल लेके समझ जाना। फैन का क्या है, मैंने आपको जैसे भी बताया, उसकी 3 विंग्स है, लेकिन जब वो घूमता है तो हमें पूरा एक सर्कल दिखता है। ऐसा क्यों होता है कि जैसे मान लो यहाँ पे एक फैन है, यहाँ मतलब यहाँ पे एक फैन की वो विंग है। ठीक है। अब ये 1/16 से जल्दी यहाँ पे रोटेट हो गई। मान लो ये यहाँ से यहाँ पे आ गई, तो जब ये चीज यहाँ से यहाँ पे आ जाएगी, हमें फिर भी इसकी इमेज यहाँ तक दिखेगी। और जितने में ये इमेज गायब होगी उतने में ये वापस यहाँ पे आ जाएगा। इससे क्या हो रहा है कि ये पूरा हमें एक कंटिन्यूअस पिक्चर दिख रही है कि भाई ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है, ऐसे हमें इंडिविजुअल कुछ नहीं दिख रहा। इसे ही हम कहते हैं परसिस्टेंस ऑफ फीलिंग। अब इसके काफी सारे एप्लीकेशंस भी होते हैं, अभी हम पढ़ते हैं। उसके अलावा व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट इज फ्लैश्ड ऑन अ नाइफ फास्टर देन 16 टाइम्स पर सेकंड, मतलब अगर एक चीज एक सेकंड में 16 टाइम्स हमें दिख रही है या 16 टाइम्स हमारी आंखों के सामने फ्लैश हो रही है, तो हम उस ऑब्जेक्ट को मूविंग कंसीडर करते हैं। देन दैट ऑब्जेक्ट इज कंसीडर्ड एज मूविंग। और इसका काफी ज्यादा एप्लीकेशन होता है सिनेमैटोग्राफी और मोशन पिक्चर्स में। पुराने जमाने में जो पिक्चर्स होती थी वो ऐसे फिल्म्स पे बनाई जाती थी, ऐसे फिल्म्स कार्ड होते थे, यहाँ पे साइड में ऐसे ये फिल्म्स होती थी। तो इनमें क्या होता था कि हर फिल्म, मतलब इसके छोटे छोटे पार्ट्स होते थे जहाँ पे अलग अलग स्लाइड्स होती थी। ठीक है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है, यहाँ पे एक पिक्चर बनी हुई है। तो जब हम इन्हें कंटिन्यूअसली रोटेट करते थे, मतलब ये जब बहुत फास्ट मूव करती थी, तो ये सारी पिक्चर्स जो है, ये सारी पिक्चर्स कंटिन्यूअसली मूव करती रहती थी। और हमें ऐसा लगता था कि वो जो, मतलब हमें लगता क्या था, ऐसा एक्चुअली में होता था कि वो एक मोशन पिक्चर बन जाती थी। मतलब काफी सारी पिक्चर्स को आपने कलेक्ट किया और फिर आप उन्हें इतना जल्दी मूव कर रहे हो कि वो एक मूवी की तरह आपको दिख रहे हैं। ठीक है। मतलब एक स्टेशनरी पिक्चर, कुछ काफी सारी स्टेशनरी पिक्चर्स हैं, आप उन्हें कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हो इन एन ऑर्डर, तो वो आपको ऐसा लग रहा है कि वो एक मूविंग पिक्चर है, मतलब वो एक चल रही है, एक मूवी चल रही है। आप में से ज्यादा लोगों को ये भी पता होगा, जैसे आप पेपर लेते हो, आपने एक पेपर पे एक डिजाइन बना दिया, जैसे मान लो एक आपने बॉय बना दिया। ठीक है। और दूसरे पेज पे आपने, मतलब इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे आपने एक सेम बॉय बनाया, बस उसके हाथ ऊपर को कर दिए। अब जब आप पेज को बहुत ज्यादा आगे पीछे मूव करोगे तो आपको क्या लगेगा कि ये सेम बॉय है, बस ये अपने हाथ बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। ऐसे होता है ना, कॉपी पे बनाते हैं कुछ और फिर जब उसे ऐसे मूव करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो मूव कर रहा है। So that is also a principle of persistence, that is also an application of persistence of vision। ठीक है, इसी को हम persistence of vision कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रेंज ऑफ विजन।
रेंज ऑफ विजन का क्या मतलब है? अब मिनिमम डिस्टेंस जो होता है एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन मोस्ट डिस्टिंक्टली इज कॉल्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, या फिर नियर पॉइंट होता है। दो पॉइंट्स होते हैं, नियर पॉइंट और फार पॉइंट। तो नियर पॉइंट क्या है? द मिनिमम डिस्टेंस, वो कम से कम वो डिस्टेंस जहाँ पे हमारी ऑब्जेक्ट जहाँ पे हमारी आई किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स को डिस्टिंक्टली मतलब अलग अलग क्लियरली देख सके, उसे हम कहते हैं लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन या फिर नियर पॉइंट होता है। एक नॉर्मल आई के लिए मतलब विदाउट स्पेक्टिकल्स जो नॉर्मल पर्सन है उसके लिए जो आई का नियर पॉइंट होता है वो होता है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद द फारदेस्ट पॉइंट जहां तक हमारी आई देख सकती है उसे हम कहते हैं फार पॉइंट। फार पॉइंट मतलब वो सबसे लंबा डिस्टेंस जहां तक हमारी आई देख सकती है उसे फार पॉइंट कहते हैं। नॉर्मल आई के लिए मतलब विदाउट स्पेक्टिकल अगर कोई पर्सन की जो नॉर्मल आई है वो इंफिनिटी तक देख सकती है। अब बोलोगे इंफिनिटी तक कैसे देख सकती है? इंफिनिटी तक इसलिए देख सकती है क्योंकि देखो आप अपने घर से ही भले ही काफी आगे तक ना देखो, लेकिन उसका रीजन क्या है कि उसके आगे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं। अब आप अपने घर से चांद को देख सकते हो, देख सकते हो। तो इतना मतलब हम क्यों देख सकते हैं? चांद तो बहुत दूर है अर्थ से। तो चाहे आप अपने घर से 5-10 किलोमीटर दूर जो बिल्डिंग है आप उसे नहीं देख पा रहे, लेकिन जो इतनी दूर मून है उसे आप देख पा रहे हो। इसका रीजन क्या है? क्योंकि जो 5-10 किलोमीटर दूर जो बिल्डिंग है उसके बीच में काफी सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट्स आपको रोक रहे हैं उस इमेज को देखने के लिए। जबकि मून और आपकी विजन में क्या है? बीच में कोई ऑब्स्टिकल नहीं है, सिर्फ एयर है। तो आप उसको इजिली देख सकते हो और वो ऑब्जेक्ट भी बड़ा है। जो मून है वो कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा बड़ा है, इसीलिए हम उसे देख सकते हैं। तो हमारी जो आई का जो विजन है वो इनफाइनाइट है, मतलब हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। बस कंडीशंस क्या है कि वो ऑब्जेक्ट बड़ा होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा हम उसे उतनी दूर तक देख पाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट, पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन का क्या मतलब है? द एबिलिटी ऑफ आई टू फोकस ऑन द नियर बाय एंड फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। मतलब आप फार ऑफ ऑब्जेक्ट्स को, जो आपके दूर ऑब्जेक्ट्स रखे हैं और जो आपके पास ऑब्जेक्ट्स रखे हैं, आप उन दोनों को क्लियरली देख सको, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ दूर के ऑब्जेक्ट्स देख पा रहे हो या सिर्फ पास के देख पा रहे हो, ऐसा नहीं है। हम दूर के ऑब्जेक्ट्स को भी फोकस कर रहे हैं और पास के ऑब्जेक्ट्स को भी फोकस कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। इस एबिलिटी को कहते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ आई। एक जनरल सा पॉइंट आपकी बुक में नहीं लिखा, याद कर लेना। नॉर्मल आई के लिए जो पावर ऑफ अकोमोडेशन होती है वो होती है 4 डायोप्टर्स। ठीक है, डायोप्टर्स यूनिट होती है पावर की। जब हम पावर लेंसेज के लिए पढ़ते हैं, लेंस की जैसे आप स्पेक्टिकल्स पहनते हो उसकी अलग अलग पावर होती है ना, 2.53, तो वो डायोप्टर्स में मेजर की जाती है। तो पावर ऑफ अकोमोडेशन जो है एक नॉर्मल आई के लिए 4 डायोप्टर्स होती है, 4D हम उसे लिख सकते हैं। जनरल पॉइंट है, याद रखना, बुक में नहीं। नेक्स्ट, अब दिस इज पॉसिबल कि इसका रीजन क्या है कि भाई हम कैसे दूर और पास के ऑब्जेक्ट्स को फोकस कर पा रहे हैं। इसका रीजन ये है कि जो हमारी आई लेंस है इसके पास ये एबिलिटी है कि वो अपने आप को थिक या थिन बना लेता है, अपनी थिकनेस को एडजस्ट कर लेता है। और थिकनेस को एडजस्ट करेगा ऑटोमेटिकली फोकल लेंथ भी एडजस्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ सिलेरी मसल्स। मतलब सिलेरी मसल्स क्या करती हैं कि वो आई लेंस जो है उसको थिक या थिन बना देती हैं ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। मतलब अगर ऑब्जेक्ट पास है, ये चीज ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट आई के पास है, थिकनेस बढ़ जाएगी, फोकल लेंथ कम हो जाएगा। ठीक है, चाहे तो लिख लो। अगर ऑब्जेक्ट क्लोज है, ऑब्जेक्ट क्लोज है, थिकनेस इंक्रीज, फोकल लेंथ डिक्रीज, पावर ऑफ लेंस मतलब जो हमारी आई में जो लेंस है उसकी कन्वर्जिंग पावर इंक्रीज। थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ डिक्रीज हो जाता है, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज हो जाती है। लेकिन और इसका जस्ट उल्टा होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट फार है, अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस हो जाता है थिन, मतलब थिकनेस जो है उसकी कम हो जाती है, फोकल लेंथ बढ़ जाती है और पावर ऑफ लेंस कम हो जाती है। ठीक है, अब ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे, ये चीज सही है। अगर कोई ऑब्जेक्ट पास है तो आई लेंस थिक, फोकल लेंथ कम, पावर ज्यादा। और अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर है तो लेंस थिन, फोकल लेंथ ज्यादा, पावर कम, जस्ट उल्टा। उसके बाद एक और जनरल पॉइंट, एट रिलैक्स्ड पोजीशन। रिलैक्स्ड पोजीशन पे मतलब जब हमारी आंखों पे कोई स्ट्रेन नहीं पड़ रहा, हम ऐसे ही नॉर्मल बैठे, फोकल लेंथ जो होती है आई की वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, जो मैक्सिमम फोकल लेंथ होती है किसी भी आई की, वो नॉर्मल आई, किसी भी आई की नहीं, नॉर्मल आई की 2.5 सेंटीमीटर होती है। और फिर जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास आता रहता है वैसे वैसे फोकल लेंथ बढ़ती रहती है, फोकल सॉरी सॉरी फोकल लेंथ कम होती रहती है, पावर बढ़ती रहती है, फोकल लेंथ कम होती रहती है। ये पॉइंट को ध्यान में रखना। मैक्सिमम फोकल लेंथ आई की होती है 2.5 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई, और जैसे जैसे कोई ऑब्जेक्ट पास आएगा फोकल लेंथ
कम हो जाएगी। द डिस्टेंस बिटवीन, और उसके बाद फिर नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है रेंज ऑफ विजन। रेंज ऑफ विजन क्या है? द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई। एक नॉर्मल आई के नियर पॉइंट और फार पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम कहते हैं रेंज ऑफ विजन। नॉर्मल आई के लिए क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर से लेके इंफिनिटी तक। 25 सेंटीमीटर नियर पॉइंट, इंफिनिटी फार पॉइंट, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस रेंज ऑफ विजन बन जाता है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफेक्ट्स ऑफ विजन। ठीक है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक बेसिकली यही है, डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो दो डिफेक्ट होते हैं, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया, जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब मायोपिया होता है शॉर्ट साइटेडनेस। नाम में कंफ्यूज मत होना। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब है पास का देख पाते हैं, दूर का नहीं देख पाते। मायोपिया कौन सी डिजीज है, मतलब कौन सा डिफेक्ट है आई का? डिजीज नहीं कहेंगे, डिफेक्ट कहेंगे। कौन सा डिफेक्ट है आई का? जहाँ पे दूर का नहीं देख पा रहे। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का देख पा रहे हैं, दूर का नहीं देख पा रहे। और हाइपरमेट्रोपिया फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का देख पा रहे हैं, पास का नहीं देख पा रहे। ये नाम के साथ कंफ्यूज मत होना। शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का नहीं देख पा रहे, शॉर्ट साइटेडनेस मतलब पास का देख पा रहे हैं। चाहे तो आप नॉर्मली याद रख लो, मायोपिया फार के लिए होता है, फार ऑब्जेक्ट्स को हम क्लियरली नहीं देख सकते। और हाइपरमेट्रोपिया में क्लोज ऑब्जेक्ट्स को हम सही से नहीं देख सकते। अब मायोपिया के बारे में पढ़ते हैं। It is a defect of eye due to which the eye is not able to see distant objects clearly. Far off objects को clearly नहीं देख पाते। The light rays from the object get converged at a point in front of the retina. ये जो लास्ट वाली लाइन है, अभी हम आगे जब डायग्राम देखेंगे, जो आपकी बुक में डायग्राम है, मैंने उसे अभी आगे रखा हुआ है, उसे देखेंगे तो आपको ये वाली लाइन समझ आ जाएगी। ठीक है, अभी देखते हैं उसे। कॉजेज ऑफ दिस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट के कॉज क्या होते हैं? कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, कॉर्निया का कर्वेचर बढ़ जाता है। मतलब कॉर्निया अगर नॉर्मल आई का ऐसा है, तो एक मायोपिक आई का, मतलब जिसको मायोपिया डिफेक्ट है, उसका कर्वेचर थोड़ा बढ़ जाता है, ऐसे आगे हो जाता है। ठीक है, एक्सेसिव कर्वेचर। और इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल, और इलोंगेशन ऑफ आई बॉल का मतलब क्या हुआ कि जो पूरी आई बॉल होती है, अगर नॉर्मल आई बॉल कुछ इस तरीके से है, तो मायोपिक आई बॉल जो होती है वो इलोंगेट हो जाती है, मतलब थोड़ी लंबी हो जाती है। ठीक है, तो एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया, एक तो ये डिफेक्ट है, एंड सेकंड इलोंगेशन ऑफ द आई बॉल। सेकंड डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है? इट इज अ डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच द आई इज नॉट एबल टू सी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यहाँ पे नियर बाय ऑब्जेक्ट्स को हम ढंग से नहीं देख पाते। ये ज्यादातर जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनको बुक वगैरह पढ़ने के लिए चश्मे की जरूरत होती है। तो क्या रीजन है उसका? क्योंकि उन्हें हाइपरमेट्रोपिया। The light ray from the object get converged at a point behind the retina. यहाँ पे भी इसको लास्ट लाइन को हम देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, रेटिना के पीछे नहीं बनती है। अभी डायग्राम देखते हैं, ये आ गया डायग्राम। कॉजेज क्या होते हैं इस डिफेक्ट के? फोकल लेंथ ऑफ द आई बिकम्स टू लार्ज, फोकल लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, या फिर आई बॉल गेट शॉर्टेड। अब यहाँ पे देखना, आई बॉल गेट शॉर्टेड यहाँ पे है कि आई बॉल छोटी हो जाती है, यहाँ पे है कि आई बॉल लंबी हो जाती है। ये वाले पॉइंट तो दोनों में सही है। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, अगर आपको इस वाले पॉइंट में कंफ्यूजन हो रही है कि एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया आपसे नहीं लिखा जा रहा, तो आप इसे नॉर्मल ये भी लिख सकते हो, जस्ट इसका उल्टा। जैसे हाइपरमेट्रोपिया में क्या है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई बिकम्स टू लार्ज, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फोकल लेंथ ऑफ आई बिकम्स लेस, या फिर डिक्रीजेस, कम हो जाती है। वहां पे बढ़ जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। ठीक है, बाकी सेकंड रीजन सेम है, यहाँ पे शॉर्ट हो जाती है, वहां पे लॉन्ग हो जाती है, सेम मतलब जस्ट उल्टा है। अब यहाँ पे देखना, मायोपिया में क्या होता है, जो इमेज फॉर्म हो रही है वो रेटिना के आगे हो जाती है। ठीक है, रेटिना पे नहीं होती, रेटिना के आगे फॉर्म हो रही है, यहाँ पे मायोपिया में होता है ऐसा। और हाइपर, अभी सिर्फ ऊपर वाला डायग्राम देखो। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, जो इमेज है पास वाले ऑब्जेक्ट से, मतलब पास वाला जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज बन रही है वो यहाँ पे रेटिना के पीछे बन रही है, यहाँ पे बन रही है रेटिना के पीछे। तो ये डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो इमेज है वो रेटिना के आगे बन रही है, यहाँ पे इमेज रेटिना के पीछे बन रही है। और दोनों की करेक्शन, करेक्शन के बारे में ज्यादा लिखा नहीं है, डायग्राम में मेंशन कर दिया। तो बस ये चीज याद रखना, मायोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉनकेव लेंस का यूज होता है, और हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज होता है। ये डायग्राम होता है, ये आपको याद रखना है। कॉनकेव लेंस क्या करेगा, थोड़ा सा डाइवर्ज कर देगा इसको, फिर वो कन्वर्ज हो जाएंगे। और कॉनकेव में ये कन्वर्ज कर देगा पहले ही, और फिर ये और ज्यादा कन्वर्ज हो जाएंगे।
ठीक है, ये डायग्राम्स आपको याद रखने हैं ज्यादा, बाकी करेक्शन के बारे में ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं। उसके बाद समटाइम्स ड्यूरिंग ओल्ड एज द आईलेंस ऑफ सम पीपल बिकम हेजी और इवन ओपेक। हमारा आईलेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन ओल्ड एज में क्या होता है कि वो हेजी हो जाता है, मतलब उसके ऊपर थोड़ी फॉग सी आप कह सकते हो, फॉग बेसिकली फॉग नहीं असली में, धुंधला हो जाता है, अगर मैं करेक्ट हिंदी में वर्ड बोलूँ, धुंधला हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, ओपेक हो जाता है, मतलब एकदम हम आंख पर देख ही नहीं सकते। दिस हैपेंस बिकॉज द डेवलपमेंट ऑफ अ मेम्ब्रेन ओवर इट, उम्र के साथ साथ उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन जम जाती है। इस डिफेक्ट को हम कहते हैं कैटरैक्ट, और ये किसी भी लेंस से सही किया नहीं जा सकता, ठीक है। कोई भी लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, किसी से भी ये सही नहीं हो सकता। इसका इफेक्ट क्या होता है कि डिक्रीज और लॉस ऑफ विजन, इससे या तो विजन डिक्रीज हो जाती है या फिर कभी कभी तो बिल्कुल खत्म ही हो जाती है, दिखना बंद हो जाता है। अब इसको ठीक कर सकते हैं, द रिस्टोरेशन ऑफ विजन इज डन बाय, कैसे, रिप्लेसमेंट ऑफ द ओपेक लेंस, वो जो ओपेक लेंस है, जो नेचुरल लेंस दिया था बॉडी में, उसको निकाल दिया जाता है और एक नया आर्टिफिशियल लेंस उसकी जगह पे लगा दिया जाता है, ठीक है। एक सर्जिकल, मतलब सर्जिकल मेथड है। इसी के साथ हमने और आगे का नेक्स्ट टॉपिक अपना खत्म कर लिया है। अब हमारे लास्ट के कुछ जनरल टॉपिक्स बचे हैं, टेकिंग केयर ऑफ द आईज और ऐसे ही कुछ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।